हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लॉजी। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर, जिससे कि आप सबकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम श्योर ये प्रैक्टिस सेट आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ डैश क्या करती हैं। तो पहला ऑप्शन है, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। और चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। कि बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं अधिगम का ही एक अंग होता है और कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। दूसरा, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तीसरा, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। या चौथा, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। पहला है, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। दूसरा, एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तीसरा, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं करने देना। या चौथा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, शिक्षक को सहयोगात्मक होना चाहिए तब प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए, ना कि उसे कक्षा छोड़ देनी चाहिए या सिर्फ मूक दर्शक होकर देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसे एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। चौथा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो इसका ऑप्शन है, पहला अनुकूलन एवं संगठन, दूसरा पुरस्कार एवं दंड, तीसरा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ये चौथा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। पहला है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। दूसरा, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तीसरा, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। और चौथा, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही ऑप्शन है पहला, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभवों से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन मानसिक मैप, दूसरा मानसिक उपकरण, तीसरा स्कीमा और चौथा प्रतिमान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, स्कीमा। क्योंकि ऐसा पियाजे ने कहा कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं और इस क्रिया के अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानते हैं, उनको स्टोर करते हैं, एक अपना वो सोच बनाते हैं, एक मूर्त रूप देते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है।
तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला है बुद्धि, दूसरा समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा साम्य धारण और चौथा संरक्षण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दूसरा समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। पहला है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, दूसरा लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, तीसरा लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए और चौथा रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जो दूसरा तीसरा और चौथा है वो गलत है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जेंडर रूढ़ियों का सामना करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की व्यवस्था को पहचानिए। तो क्या है ये वर्णन है अंतःक्रिया के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ये क्या है, इसका पहला दिया हुआ है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास और चौथा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कोहलबर्ग के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था में बच्चे दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वो अपना खुद का परसेप्शन बनाते हैं और इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित करते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 10वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। पहला द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, दूसरा सजीवात्मक चिंतन, तीसरा सुरक्षित रखने की योग्यता और चौथा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, तो इसका सही जवाब होगा तीसरा सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और जिसमें बहुत सारे गुण जो है बच्चों में डेवलप होते हैं, जैसे वो अहम केंद्रित हो जाते हैं, किसी की व्याख्या का स्पष्टीकरण की योग्यता उनमें डेवलप होने लगती है, या जो घटना घटित हुई उसको वो सुरक्षित अपने दिमाग में स्टोर करने लगते हैं, कहीं पर संरक्षित करने लगते हैं और किसी चीज़ की श्रृंखला या क्रमबद्धता उनको याद रहती है कि कौन सी घटना कब घटित हुई। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। और इसका पहला ऑप्शन है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा कौशलों का अर्जन, तीसरा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला सक्रिय विनियोजन से अर्थ प्रमाण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला मीडिया, दूसरा विद्यालय, तीसरा परिवार और चौथा पास पड़ोस। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 सारे, या दूसरा है तीसरा और पहला, तीसरा है दूसरा और तीसरा और चौथा है पहला तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला होगा, क्योंकि मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस सबकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। और क्या विशेषताएं हैं, तो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित करके उचित तरीके से पता लगाने और प्रक्रिया की योग्यता क्या होती है, नैदानिक होती है, दूसरा प्रकृतिवादी होती है, तीसरा अंतर्वैयक्तिक होती है और चौथा अंतर्वैयक्तिक होती है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा चौथा अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। पहला, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले और औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग अलग नाम देना। दूसरा, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और चौथा, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पे भी कुछ कूट दिए हुए हैं,
पहला पहला और दूसरा और चौथा है, दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा और तीसरा, और चौथा है दूसरा तीसरा और चौथा। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा दूसरा तीसरा और चौथा। तो देखते हैं दूसरा तीसरा और चौथा क्या है। ये कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए, समय के साथ बच्चे में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए, और उनकी क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में जो उनमें कमी हो या अच्छाई हो वो उनके माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया कराते हैं। इसका सही विवेचना क्या है, क्यों ऐसा करते हैं वो, तो इसका हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तीसरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। और चौथा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, क्योंकि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करवाना शिक्षण में लिंग पक्षपात को व्यक्त करता है। और बहुत सारे शोधों और अध्ययनों से ये पता लगाया गया है कि शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों से ज़्यादा पारस्परिक क्रिया कराने में सहज अनुभव करते हैं, और तथा ऐसी क्रिया के होने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, यह पारंपरिक सामाजिक अवधारणा को माना जाता है, जिसमें ये लिंग पक्षपात को प्रस्तुत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 15 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट था, और 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में लेके कल फिर आऊँगी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत